Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा जो हमारे ये चैप्टर के सीरीज चल रही है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स, हम वही डिस्कस करेंगे आज के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। बेटा अभी तक हमने इसमें गोल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड लॉन्ग पीरियड गोल्स हमने डिस्कस कर लिया। अब की बात हम डिस्कस करने लगे अब फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। आपको यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी की जो हमने ली थी प्लानिंग जो इंडिया की हो रही है वो 1991 में ड्रास्टिक चेंज आई थी क्योंकि एलपीजी इंट्रोड्यूस हुई थी। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो वो 1991 में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, उससे पहले इंडिया में नहीं थी। तो 1991 से पहले की अलग प्लानिंग के फीचर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स अलग हैं और बाद वाले अलग हैं। तो हम वो 1991 से पहले वाले डिस्कस करेंगे। अभी देखो फर्स्ट है उसमें रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, then heavy reliance on public sector, development of heavy industries of strategic significance, protection of small scale industry and regulation of large scale industries, protection from foreign competition, focus on savings and investment, restriction on foreign capital, focus on import substitution and centralized planning। ये हमारे फीचर्स थे इकोनॉमिक पॉलिसी बिफोर 1991। तो अब इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आगे देखते हैं। देखो जो पहले आया है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये देखो 1991 से पहले हम बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। वो हर चीज़ में, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर बट इन एवरी फील्ड इट वाज अ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। सो देन इंडिया व्हेन इंडिया became independent and India in its economic policies planning took various steps for the economic growth of the country. So during the planning period prior to 1991, the major features were I have already told to you. So first is regulated development of private sector. In regulated private development of private sector में क्या है बच्चे कि पहले जो था बिफोर 1991 ज़्यादा हम किसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर दिया जाता था, पब्लिक सेक्टर के ऊपर, और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कम दिया जाता था। तो क्यों प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कम दिया जाता था? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इंडियन इकोनॉमी में ये था कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बूस्ट करेंगे तो सोशलिस्ट पैटर्न को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेट सेक्टर बूस्ट हुआ है। बट उसके लिए कुछ आपकी रेगुलेशंस थी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले। दे हैड टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। सो पहले जैसे देखो इसमें रेगुलेटेड डेवलपमेंट में क्या कोई अपने आप नहीं कुछ ऐसे शुरू कर सकते, आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम IDRA भी बोलते हैं, 1948, अगर आपसे कोई IDRA की फुल फॉर्म पूछ ले तो IDRA की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है। 1948 न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। प्राइवेट सेक्टर में एंट्री देखो कितनी डिफ़िकल्ट थी कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं आगे नहीं, वो आज भी है, वो नहीं आ सकती है जब तक कि वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस IDRA से ना ले ले, ठीक है। और दूसरी क्या थी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको हम MRTP एक्ट बोलते हैं, 1969। ये शॉर्ट फॉर्म्स बेटा और इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी आपको, इन केस आपको पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन आ गया, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया। तो MRTP एक्ट कब हुई थी? 1969 में। ईयर यू हैव टू रिमाइंड लर्न। सो उसने इस टाइप में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हैं उनकी एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस MRTP एक्ट के तहत 1969 के तहत रखी गई थी।
ठीक है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड हो बट एक रेगुलेटेड तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट कम्स हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर में क्या है कि 1991 से पहले ज़्यादा, मैंने आपको अभी मैंने पहले बताया है कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था, ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी पब्लिक सेक्टर के ऊपर था इंडियन इकोनॉमी की। वो इसलिए थी ताकि हम सोशलिस्ट पैटर्न को अचीव कर सकें। इसलिए डिपेंडेंस जब पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा थी, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में हुआ था उसके अकॉर्डिंगली 17 इंडस्ट्रीज़ जो थी वो स्पेसिफिकली रिजर्व कर दी गई थी कि वो पब्लिक सेक्टर में ही आएंगी, और जो 12 इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ी थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर ये नंबर आ जाता है कि कितनी, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंगली कितनी इंडस्ट्रीज जो है, कितने मतलब नंबर अगर वो पूछते हैं कितनी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की थी और कितनी प्राइवेट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए 17 फॉर पब्लिक एंड 12 फॉर प्राइवेट, ठीक है। इस टाइप से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आपके बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट एंड मशीनरी एंड आयरन एंड स्टील वर टू बी डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अब देखो, इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में जो थी कोई जो ये इंडस्ट्री ज़्यादा थी नहीं, जितनी भी आपकी हैवी इंडस्ट्रीज थी वो आपने इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बूस्ट की थी, थोड़ी सी लगाई थी, डेवलप की थी, बट वो बहुत उस पर के अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली की थी। इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने रियलाइज़ किया गया कि ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक जो इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होने ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी तभी सबको मिलेगी, प्लांट एंड मशीनरी तभी हमारी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी जिनकी जो हमारी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं। मशीनरी अगर होगी तभी आप आपके हैवी इंडस्ट्रीज़ लॉन्च कर पाओगे। आयरन एंड स्टील जो हर चीज़ में चाहिए, ये सारी इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले लगाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। These industries were considered as industries of strategic importance as they supply essential ingredients for almost all heavy industries in the economy. Also, no industry could run without power, electricity and plant and machinery and iron and steel. ये चीज़ मैंने आपको भी बताई है कि ये इंडस्ट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट ज़्यादा थी, क्यों इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। ये इसलिए इम्पोर्टेंस देगी क्योंकि ये सारी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि जैसे कोई भी आपकी इंडस्ट्री आप देख लो, इलेक्ट्रिसिटी के बिना चली नहीं चल सकती, आयरन एंड स्टील के बिना नहीं चल सकती, और आपकी प्लांट एंड मशीनरी अगर होगी तभी इंडस्ट्री चलेगी। ये जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी डेवलपमेंट देखी गई, प्लानिंग में ये फीचर्स की रखा गया। देन कम्स प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की रेगुलेट करने के लिए बहुत कुछ किया गया प्लानिंग में। जैसे हमने अभी डिस्कस किया पहले कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी एक्ट के थ्रू चलती थी, जैसे MRTP एक्ट हो गया, IDRA एक्ट हो गया। तो ये ज़्यादा आपकी एक्ट्स जो है उनके ऊपर रेगुलेशंस करती थी कि मोनोपोलीज ना बन सकें, और आपकी जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है, वो एक रेगुलेटेड फॉर्म में आगे एक्सपैंड हो और डेवलप हो। और जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया गया कंपटीशन से। अब आप बोलोगे किस टाइप के प्रोटेक्शन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया। जैसे इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कुछ एरियाज उन्होंने रिजर्व कर दिए गए थे प्लानिंग में कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही होगा जिनमें ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स लगेंगी, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, केमिकल्स हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए। इस टाइप की इंडस्ट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट किया जाए, ठीक है।
और ये जो आपके मतलब इनको हेल्प करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपनी आपकी डेवलप किए गए थे ताकि उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और नेक्स्ट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में ग्लोबली उनको अलग डिस्टिंक्शन दी गई, उनको स्पेशली उनको प्रमोट किया गया। उसके लिए स्पेशल बोर्ड्स हमारे बने गए, जैसे हैंडलूम बोर्ड या सिल्क बोर्ड है, ये सारे बोर्ड्स आपके बने सो डैट आपके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए और उनके जो प्रोडक्ट्स जो वहाँ से आएंगे वो उनके ग्लोबली डिस्टिंक्शन वो करें, अटेन करें। ओके, नेक्स्ट कम्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंडिजिनियस से हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हुई थी उस टाइम जितनी फ़ॉरेन में न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। तो इसलिए बहुत स्टेप्स लिए गए प्लानिंग के टाइम कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए फॉरेन कंपटीशन से। फॉरेन कंपटीशन के से कैसे प्रोटेक्ट किया इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग के थ्रू, वो उन्होंने किया कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दो। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दोगे गुड्स इंपोर्ट कम होंगे, और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि इंपोर्ट्स के ऊपर, वो लगाने से क्या होगा कि आपके इंपोर्ट्स आपके कम होंगे, महंगे होंगे, लोग इंपोर्ट्स को प्रेफर कम करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स को, लोग इंडिजीनियस गुड्स को प्रेफर करेंगे, जिसके कारण हमारी जो अब इंडिजीनियसली आपकी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री से, वो आपके फॉरेन कंपटीशन से बचे रहते हैं। ठीक है, देन कम्स फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो इस प्लानिंग के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स होंगी, अगर आप इतना कमाओगे तभी आपको उसमें से कुछ सेव करने की आदत पड़ेगी, और उसमें से अगर कुछ सेव करोगे, कुछ पोर्शन सेव करोगे, तो फिर तभी आप अगर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, अगर आपके पास सेविंग्स होंगी या फर्दर आप तभी इन्वेस्ट करोगे। सो इस केस में क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स किए, उसने सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑफ़र किए कि आप सेविंग्स को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनी को सेव करो और उसके बाद में उसको इन्वेस्ट करो, सो डैट इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो होगी, आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, जिसकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो सब्सिडीज़ और कैपिटल ग्रांट्स के थ्रू बूस्ट की गई। राइट। नेक्स्ट कम्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल। अब देखो हमारे बिफोर 1991 जो है फॉरेन कैपिटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि फॉरेनर्स आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा ना हो इंडिया में। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम फैरा बोलते हैं। तो ये एक और नई टर्म आ गई आपको लर्न करने के लिए कि फैरा की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट। तो उसके कारण के जो एफडीआई जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल और रेगुलेट किया जाए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन नेशंस के ऊपर कम से कम हो, और लोन्स जो है वो भी अब्रॉड से जो लेते थे उनके भी हाई प्रायोरिटी दिया गया एफडीआई से कि लोन्स लेने सौखे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा ना की जाए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है इसमें कि जो एम्फोसिस इस पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बीच में, प्लानिंग के बीच में ये बहुत चीज़ों के ऊपर लिया गया कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इतने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें ताकि जो हमें फ़ॉरेन से हम चीज़ें मंगवाते हैं, इंपोर्टेड गुड्स हम मंगवाते हैं, उनके ऊपर हमें इतना डिपेंड ना होना पड़े। एम्फोसिस व लीड ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गोल्स नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे गुड्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे गोल्स वर्ड नहीं आना है, जहाँ पे ये जो आपका है, मैं एक बार आपको कर देती हूँ, ये जो आपका वर्ड आ रहा है ये कि यहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे गोल्स नहीं आएगा, गुड्स आएगा, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स which were imported from abroad and it saves foreign exchange and becomes self sufficient. सेल्फ सफिशेंसी के लिए भी आप इंडिया ज़्यादा अच्छा बन जाएगा और आपकी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेंस भी इतनी नहीं रहेगी, ठीक है। देन कम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या है कि स्टेट लेवल प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर अलाइन टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जो आपकी स्टेट लेवल प्रोग्राम्स बने थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो सारे के सारे सेंट्रल प्लानिंग के तहत चलते थे, उसके साथ ही अलाइनमेंट हुई थी इनकी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।